आज GS2 में एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप है। एनजीओ जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर साल लगभग आपके एग्जाम में आता रहा है। हम अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि FCRA अमेंडमेंट एक्ट 2020 के बाद से किस तरह लगातार चर्चा में बना हुआ है। आइए सबसे पहले हम PYQ देखते हैं और उसके बाद में इस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी पॉइंट हैं, फिर चाहे वो एनजीओ की ज़रूरत है किन किन क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में, और इसको लेकर के सवाल भी बना है। ग्रामीण क्षेत्रों में एनजीओ कैसे फंक्शन करते हैं, एनवायरनमेंट में कैसे, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ कैसे, गरीबी के खिलाफ कैसे, हेल्थ केयर में कैसे, डिजास्टर में कैसे, वो भी पढ़ेंगे। FCRA का जो अमेंडमेंट है उसकी क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट ने क्यों ये स्टेप उठाया, उसके क्या चैलेंजेज हैं, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। 2010 का FCRA जो अमेंडमेंट एक्ट था वो क्या था, 1976 के बाद से क्यों अमेंडमेंट और FCRA के रेगुलेशंस को टाइट करने की ज़रूरत थी, एनजीओज किस तरीके से सिविल सोसाइटी को एम्पावर करती हैं, इन सभी चीज़ों को हम समझेंगे। सबसे पहले ये PYQ देखते हैं। PYQ में अगर हम देखें तो विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन, क्रियान्वयन एटसेट्रा, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इशूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये पुराना वाला टॉपिक था। जी ठीक है, ये है PYQ। अब देखिए मित्रों, NGO, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स, यानी कि गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह और संघ, दानकर्ता, लोक परोपकारी संस्थाएं, संस्थागत और अन्य हितधारकों की भूमिका। साल 2018 में देखिए UPPCS ने पूछा कि भारतीय ग्रामीण जीवन पर, रूरल लाइफ पर SHG का क्या प्रभाव पड़ता है। आपको पता है 90% ऑफ द SHG बिलोंग टू द विमेन एंड रूरल एरियाज, इसलिए सवाल पूछना बहुत स्वाभाविक और ऑब्वियस था। फिर सवाल उसने पूछा उत्तर प्रदेश में NGO की क्या भूमिका है, इसका परीक्षण करना है। सिर्फ उत्तर प्रदेश को कुछ NGOs के एग्जाम्पल देने, अदरवाइज जो भी यूपी की प्रॉब्लम है, बीट हेल्थ केयर, एजुकेशन, या फिर इनविजिबल जो गैप है एजुकेशन में वो, रूरल अर्बन जो गैप है हेल्थ केयर और एजुकेशन में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में वो, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट ठीक से पहुँच नहीं पा रही वल्नरेबल सेक्शन के लिए वो, पॉलिसी मेकिंग में NGOs किस तरीके से गाइडेंस का काम करती है सरकार के लिए वो, इन सभी चीज़ों को आपको लिखना है। भारतीय राजनीति में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, उन प्रेशर ग्रुप्स में अलग अलग टाइप के ग्रुप्स हो जाएंगे, बीट NGOs और अदर्स, उनका क्या रोल है उसको पहचान करना है। फिर 2021 में पूछा पॉलिसी मेकिंग में, जो भी मैं ऊपर कह रहा था कि पॉलिसी में किस तरह से गाइड करते हैं NGO, जैसे मजदूर किसान संगठन, शक्ति किसान संगठन ने RTI को लाने के लिए कहीं ना कहीं इंस्पायर किया, मार्ग प्रशस्त किया। फिर सवाल पूछा यहाँ पे। फिर 2021 में राजनीतिक दलों के प्रभाव वगैरह पे सवाल पूछा। फिर उसने नीति निर्माण में 2022 में सवाल पूछा किस तरह की भूमिका है स्वयं सहायता समूहों की। तो ये लगातार 2022 में, फिर 23 में स्वयं सहायता समूह, अब 24 में एक जो 24 मेंस है उसके लिए NGO एक बहुत मोस्ट प्रेडिक्टेबल टॉपिक है जिसको बिना पढ़े जाना नहीं है। UPSC ने भी कुछ ऐसे सवाल पूछा है कि मानव संसाधन डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं NGO, कैसे उसे दूर कर सकते हैं, और जो डोनेशन है, गिविंग है, वो किस तरीके से विकास प्रक्रिया को बढ़ाती है। ऐसे ही फिर माइक्रो फाइनेंस पे सवाल है। फिर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो धीरे धीरे जो डेवलपमेंटल मॉडल है उसमें कंट्रीब्यूशन दे रहा है। 1976 का जो FCRA एक्ट था उसे अमेंडमेंट करने के बाद में जो चुनौतियां आई हैं, इसलिए ये FCRA वाला जो हिस्सा है बहुत रिलेवेंट हो जाता है 2015 में। 2010 के अमेंडमेंट के बाद से FCRA, जो 2010 में FCRA में अमेंडमेंट हुआ था उसको लेकर के सवाल उसने पूछा था। 20 के बाद से 20 वाला सवाल पूछ रहा है लगातार। और फिर कुल मिलाकर आप देख लीजिए कि एक बार माइक्रो फाइनेंस पूछा है, उसके अलावा हर बार SHG और NGO रोटेट होते रहे हैं, और जनरली वो रूरल सेक्टर में, डेवलपमेंटल एरियाज में, जो डेवलपमेंटल गैप्स हैं उसमें पॉलिसी जो फ्रेमवर्क है उसमें किस तरह से गाइड कर सकते हैं। ये 3 प्रकार के सवाल ज़्यादा हावी रहे हैं। जो प्रोडिक्शन है 2024 मेंस में
वो 2 प्रकार के प्रेडिक्शन हैं। एक तो ड्रोन दीदी जैसे कार्यक्रम जो चलाए गए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बार फिर से चर्चा में आया है, प्रकाश में आया है, इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप रूरल एरियाज़ में, और दूसरा एनजीओ, क्योंकि एनजीओ पे 2 साल से सवाल ठीक से आया नहीं है, इसलिए ये दोनों पूछे जाने की इनकी संभावना ज़्यादा है। आइए एनजीओ हम पहले शुरू करेंगे। एनजीओ में लगभग लगेगा मुझे 40 मिनट। अगर समय बचा तो सेल्फ हेल्प ग्रुप ख़त्म कर देंगे, अदरवाइज़ फिर कंटेंट रेडी है, आपको रिकॉर्डिंग रात में उपलब्ध करा दिया जाएगा। मित्रों, GS2 में डेटा फैक्ट एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है तो सोचा है कि कंटेंट के सबसे पहले ही, हालांकि डेटा हम बहुत भरपूर देते हैं, एग्जाम्पल बहुत भरपूर देते हैं, बट मेरी कोशिश है चूँकि इन सब कंटेंट को वैलिडेशन कर रहा हूँ, शुरुआत में ही कुछ चीज़ें अगर उपलब्ध करा दें जो रिसेंट में है तो और फ़ायदा होगा। अब आप देखिए ज़रा, ये मैंने जो है जो ICNL की वेबसाइट है, दुनिया भर के एनजीओज के स्टेटिस्टिक्स को मॉनिटर करती है, वहाँ से उठाया है, और ये कहता है कि इसके पास जहाँ तक 2022-23 तक का डेटा था कि CSO के हिसाब से भारत में 33 लाख एनजीओज थे, और इसका मतलब हुआ कि हर 400 लोगों पे एक एनजीओ भारत में जो कुछ नहीं करता है एनजीओ खोल लेता है। फिर कहता है कि इनमें से जो रजिस्टर्ड हैं एनजीओ दर्पण पोर्टल के साथ, एनजीओ दर्पण पोर्टल क्या है, ये नीति आयोग के द्वारा चलाया जा रहा एक ऐसा पोर्टल है जिसमें एनजीओज अपने आप को रजिस्टर करते हैं, वो FCRA कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं इसकी भी जानकारी देते हैं। और इस एनजीओ दर्पण पोर्टल पे जब ये वेबसाइट कलेक्ट कर रही थी डेटा, 1,43,000 लोगों ने, यानी 33 लाख लोगों में से सिर्फ 1.5 लाख लोगों ने खाली रजिस्टर किया था। मैंने एनजीओ दर्पण पोर्टल पे जाकर के वेरिफिकेशन किया तो फिर मुझे डेटा थोड़ा अपडेटेड लिखा, क्योंकि 2 साल हो गए इस डेटा कंपाइलेशन के, तो वहाँ पे 3,68,000 लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन कर लिया है। लेकिन फिर भी बहुत चिंता की बात है कि 33 लाख में से सिर्फ 3 लाख लोग ही, यानी 33 लाख एनजीओज में से लगभग 3 लाख एनजीओज ही दर्पण के साथ रजिस्टर्ड हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को दिखाते हैं और फाइल करते हैं। फिर इसको मैंने और वेरीफाई किया तो ये रिपोर्ट दिखी मुझे द हिंदू की कि ओनली 10% एनजीओज हैव फाइल्ड देयर फाइनेंशियल डिटेल्स विद गवर्नमेंट, CBI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा। तो ये इतनी चिंता की बात है, लेकिन उसके बावजूद एनजीओज का रोल भारत में काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको हम नकार नहीं सकते। आइए देखते हैं एक एक करके। अब कुछ फाइनेंशियल डेटा जो आप कोट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन इस तरह से आए कि एनजीओज किस तरीके से फॉरेन डोनेशन लेते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज पेश करते हैं, या जो FCRA अमेंडमेंट का जो मुख्य तत्व है कि किस तरह से एनजीओज एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में, चाहे कुड़न कलम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो, या फिर भारत में एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट को लेकर के आंदोलन कराना हो, या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना हो, या फिर रिलीजियस कन्वर्जन या धार्मिक जो परिवर्तन है, धर्म परिवर्तन है, ऐसी गतिविधि में संलग्न हो। अभी आप देखेंगे कि भारत में जितने भी रिलीजियस चैरिटीज़ मिलती हैं, यानी धर्म के लिए चंदा मिलता है एनजीओज को, उसका 50% सिर्फ एक ही धार्मिक चैरिटी को मिलता है, और वो है क्रिश्चियन जो एनजीओज हैं उनको। और यही वजह थी कि मदर टेरेसा जैसे इंस्टीट्यूट को, मदर टेरेसा जैसे एनजीओ को गृह मंत्रालय ने FCRA के अंडर बैन कर दिया था, बाद में शायद लिफ्ट कर लिया। इसके पीछे कारण है कि आदिवासी क्षेत्रों में वल्नरेबल सेक्शन जहाँ पे रहती हैं, वहाँ पे ये एनजीओज, ये चैरिटी इंस्टीट्यूशंस ब्रिटेन, यूरोप जैसे देशों से चंदा ले करके और मास कन्वर्जन कराती हैं। और इसका डेटा आप देखिए यहाँ पर कि नंबर ऑफ एनजीओ व्हिच रिसीव्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन, 2019-20 का डेटा देखिए, 4400 यानी 4,400 एनजीओज को विदेश से चंदा मिला, 1921 करोड़ का। और ऐसा इसलिए है क्योंकि रेगुलेशन गवर्नमेंट का सख्त होने लगा था। लेकिन अगर आप 2017-18 में देखिए तो ये चंदा 23,000 लोगों को मिल रहा था और 16,000 करोड़ मिल रहा था। अगर आप डेटा उठा के देखें तो 1998 में, 97-98 में सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए का चंदा मिला था 2 सालों में, जबकि अगले 10 सालों में ये लगभग 2.5 लाख करोड़ का चंदा पहुंच गया जो एनजीओज को मिल रहा है फॉरेन डोनेशन के माध्यम से। इससे पता चलता है कि जो फॉरेन फंडिंग है वो कहीं ना कहीं एजेंडा, कहीं ना कहीं कंडीशंस के साथ में मिल रही हैं, क्योंकि कोई भी देश किसी भी दूसरे राष्ट्र को ऐसे ही चैरिटी नहीं करता है, उसके अपने कुछ एजेंडे, उसके अपने कुछ हिडन इंटरेस्ट होते हैं जिसको हम देखेंगे। तो भारत में फ़िलहाल के लिए 16,000 एनजीओज हैं जो FCRA से रजिस्टर्ड हैं, जुलाई 2023 तक का डेटा है। 66 ऐसे एनजीओज हैं जिनका लाइसेंस पिछले 5 सालों में कैंसिल कर दिया गया है, यानी 6,500 से ज़्यादा एनजीओज का लाइसेंस पिछले 5 साल यानी 2020 के FCRA अमेंडमेंट एक्ट के बाद कैंसिल किया गया। और पार्लियामेंट में जो डेटा पेश किया गया उसके हिसाब से
13,000 NGOज को 55,000 करोड़ रुपए मिले 3 सालों में, 19-20 से 21-22 के बीच में, यानी कि हर साल लगभग 17-18 हज़ार करोड़ रुपए का चंदा मिल रहा है इन NGOज को। ठीक है, अब आइए शुरू करते हैं। पहला, NGO की भूमिका क्या है। पहला डायमेंशन, हमने क्रिटिसिज्म देख लिया, हमने थोड़ा सा उनके बारे में बैकग्राउंड देख लिया, डेटा देख लिया। अब सवाल उठता है NGO की भूमिका क्या है। अगर महत्वपूर्ण न होती तो पूरी दुनिया भर में NGO का चलन न होता। तो NGO कई लेवल पे अपनी भूमिका निभाते हैं। एजुकेशन में भूमिका निभाते हैं, हेल्थ केयर के सेक्टर में भूमिका निभाते हैं, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए। रूरल डेवलपमेंट पे 3 बार सवाल पूछा है। एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ भूमिका निभाते हैं, डिजास्टर में भूमिका निभाते हैं। और आपको पता होगा भारत में जब कोविड पैंडेमिक आया था तब उसमें NGOज की भूमिका काफ़ी प्रमुख थी, देखा ही जा रहा था। अब एक एक करके हम देखेंगे, चूँकि इन्हीं टॉपिक्स पर, सब टॉपिक्स पर आयोग सवाल पूछ सकता है, तो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले एजुकेशन के क्षेत्र में मैं आपको बता दूं कि वो स्वभाव नहीं है कि बासी डेटा, बासी एग्जाम्पल्स कोट करें। इसलिए मार्केट में जितने लोग जो भी एग्जाम्पल कोट करते हैं उनको हमने क्या किया है, उठा करके सबसे लास्ट में डाल दिया है अन्य एग्जाम्पल में। क्योंकि 90% कंटेंट क्रिएटर्स प्रथम डालते हैं, अच्छे पात्र डालते हैं, टीच फॉर इंडिया डालते हैं, ऐसे लगता है उनके पास एग्जाम्पल्स की कमी हो गई। इतने शानदार NGOज काम कर रहे हैं, ढेर सारे, कमी है क्या उनकी। आप खाली आपको माइनिंग करनी पड़ती है, थोड़ा समय देना पड़ता है। 4-5 घंटे इस टॉपिक को, लगभग 5 घंटे से ज़्यादा मैंने दे दिया, तब जा करके इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर मिला है। तो अगर समय देंगे तो आपको डेटा और एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आराम से। थोड़े से ऑर्गेनिक होंगे, थोड़े से इनोवेटिव होंगे, थोड़े से आर्गूमेंट्स आप अच्छे कर पाएंगे। तो मैं कहूँगा आपसे कि लास्ट में जो हमने दिया है इनको आप तभी कोट करें जब आपको कुछ नहीं याद आ रहा हो, अदरवाइज आप उनको कोट करें जो मैंने आपको दिया है। सबसे पहले एजुकेशन के क्षेत्र में देखते हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में ये टर्म आप इस्तेमाल करिएगा। एक्चुअली ये NGO का नाम है लिफ्ट फॉर अपलिफ्टमेंट, लेकिन मैंने इसको आर्गूमेंट में शामिल कर लिया है। इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा आर्गूमेंट देंगे, डायमेंशन देंगे, तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। लिफ्ट फॉर अपलिफ्टमेंट यानी कि जो वंचित वर्ग है, जो वल्नरेबल सेक्शन है, निर्धन वर्ग है, फाइनेंशियली बहुत साउंड नहीं है, ऐसे स्टूडेंट को IIT, JEE और बहुत सारे एजुकेशनल जो प्रोग्राम्स हैं उसमें हेल्प करके ये NGOज क्या कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। और ऐसे NGOज में ये लिंक, आप क्लिकेबल लिंक है, डाल दीजिएगा। जिंदगी फाउंडेशन उड़ीसा में एक एकेडमिशियन है, अजय बहादुर सिंह, बहुत फेमस हैं, ये चला रहे हैं। IIT JEE के बहुत सारे बच्चे, 18 अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट फ्रॉम उड़ीसा क्वालिफाइड नीट UG 2021, बहुत सारे बच्चे ऐसे टेक्निकल कोर्सेज में, ऐसे टेक्निकल एजुकेशन में क्वालिफाई कर रहे हैं। किस मदद से? ऐसे NGOज की मदद से जो गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन, फ्री गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, ये एक्सप्रेस की कवरेज है, इसलिए इसको उठा करके यहाँ पे अटैच कर दिया। तो लिफ्ट फॉर अपलिफ्टमेंट, वल्नरेबल सेक्शन के बच्चों के लिए एजुकेशन में काफ़ी काम कर रही हैं संस्थाएं, क्योंकि बात हो रही है अभी शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में NGO क्या काम कर रहे हैं। दूसरा, स्कूलों में वैल्यू एजुकेशन। NGO का सिर्फ उद्देश्य यह नहीं है कि आप पढ़ लिख जाएं, यह भी उद्देश्य है कि आप अच्छा पढ़ लिख जाएं, आप में नैतिक, अपने मोरल एजुकेशन का भी समावेश हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, NCERT, ये सब मिल करके कुछ NGOज के साथ में एक प्रोग्राम चलाते हैं वैल्यू एजुकेशन का। और क्या करते हैं, will now include philosophy, human rights, gender equality, national integration, cultural diversity, critical analysis of conflict and cultural setups, यानी कि दर्शन की भी, जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए, जो लैंगिक समानता के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, कल्चरल विविधता के लिए, जो कुछ भी सेंसिटाइजेशन हो सकता है, जो कुछ भी वैल्यू एजुकेशन का इनकॉर्पोरेशन, इनकल्केशन हो सकता है, ये NGOज गवर्नमेंट के साथ मिलकर के, NCERT के साथ मिलकर के, NCTE के साथ मिलकर के ये सारे काम कर रही हैं। और ऐसे NGOज बहुत एक्नॉलेज आप नहीं करते हैं, चूँकि आपके पास 3 ही एग्जाम्पल होते हैं, अक्षय पात्र और न मालूम क्या क्या, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक, ये भी एक्सप्रेस की कवरेज है। अगला, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को बताती हैं। मैं बार बार एक टर्म यूज करता हूँ कि हमारे यहाँ सिविक सेंस नहीं है, तो सिविक सेंस यहाँ पे उठा के डाल दिया। हम सड़क पे चलते हैं, कहीं भी कुछ भी करते हैं, जरा मोटर बाइक टकराने गई कि रोड रेजिंग करते हैं, मारपीट पे उतारू हो जाते हैं। ये NGOज भी इस बात को कोशिश करते हैं बताने के लिए, समाज में सेंसिटाइज करते हैं कि रोड रेज नहीं करनी है, आपकी फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, ताकि आप बेहतर नागरिक बन पाएँ, अपने सिविक सेंस डेवलप हो पाए, आप कहीं भी कचरा ना फैलाए, ना ही अपने कर्तव्यों के द्वारा, ना ही अपने किसी और क्रियाकलाप के द्वारा। तो केरला में एक NGO है जिसका नाम है महात्मा गांधी फाउंडेशन, MGF। वो क्या कर रही है, फ्री वर्कशॉप, फ्री कार्यशाला आयोजित करती है स्कूल्स में, मोहल्लों में, समाज में, ताकि सिटीजन्स को, नागरिकों को बता सके कि उनके अधिकार क्या हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई हैं। NGO प्लान्स फ्री स्कूल
टू इंस्ट्रक्ट सिटीजन्स ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज। तो सिविक सेंस को डेवलप कराना भी एक बहुत बड़ा एजुकेशनल इनिशिएटिव है एनजीओज के द्वारा। ये भी आप लिखिएगा, सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ाना ही नहीं होता है। एक अगला मुझे मिला, मैथिली जैसी लैंग्वेज और भी बहुत सारे लैंग्वेज हैं जिनको प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, स्पेशली अंडमान निकोबार में, स्पेशली ट्राइबल एरियाज में ऐसे ऐसे लैंग्वेजेज हैं, सैकड़ों लैंग्वेजेज हैं जो एक्सटिंक्ट हो रही हैं। और जो लैंग्वेज के राइट के लिए, लैंग्वेजेज के प्रमोशन और प्रोपगेशन के लिए जो एनजीओ, जो राइट बेस्ड ग्रुप्स काम करती हैं, वो कहती हैं कि भारत में एक लैंग्वेज का मोनोकल्चर डेवलप हो रहा है। कुछ ही लैंग्वेजेज हावी हो रही हैं बाकी सभी लैंग्वेजेज पे। भारत में 1200 से ज़्यादा लैंग्वेज हैं, लेकिन कई सारे सैकड़ों लैंग्वेज ऐसे हैं जिनके बोलने वालों की संख्या कुछ हज़ार तक सिमट के रह गई है। स्पेशली ट्राइबल इलाकों में उनके संरक्षण के लिए, उनके प्रमोशन और प्रोपगेशन के लिए कुछ एनजीओ जैसे कि अरिपणा फाउंडेशन है, जैसे कि लिविंग टंग्स फाउंडेशन है, ये सारे एनजीओज ऐसे लैंग्वेज को कंजर्व कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसे हमारे नेशनल और कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। तो ये भी आप एग्जाम्पल और आर्गूमेंट आप डाल दीजिएगा। 4 बातें हो गई। अब एक कचरा एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, जो लिख दीजिएगा जब कुछ याद ना आए। ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट है हेल्थ केयर सेक्टर में। ठीक है, हेल्थ केयर सेक्टर में इसलिए क्योंकि एनजीओज को मैंने देखा है करीब से। आपको पता होगा कि कैंसर जैसे इलाज, क्रॉनिक डिजीजेज, बहुत सारी बीमारियाँ जिसमें करोड़ों खर्च लगते हैं, लाखों खर्च लगते हैं, गवर्नमेंट की फंडिंग पर्याप्त नहीं होती है, लोगों के पास आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर के बाद भी नहीं बचता है कुछ। ये एनजीओज क्राउड फंडिंग करती हैं। बहुत सारे आप ऐसे एडवर्टीजमेंट देखते होंगे, मिलाप, स्माइल, ऐसे ढेर सारे मुझे किट्टो आते रहते हैं। वो सब एक बार आप फंडिंग कर दो। इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है मुझे कि एक बार आप दे दो पैसे तो ये रोज़ ही आपको भेजने लगते हैं। अरे भाई, एक व्यक्ति ने एक बार दे दिया तो अगले दिन आप उसको दोगे, उसके पास इतना पैसा तो है नहीं कि रोज़ वो फंडिंग करेगा। थोड़ा सा पीरियडिकली करो। तो लेकिन फिर भी क्राउड फंडिंग के लिए सब काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं ऐसी संस्थाओं को चाहता हूँ कि आप कोट करें वहाँ पे। हेल्थ केयर सेक्टर में क्राउड फंडिंग के लिए चैरिटी संस्थाएं क्या करती हैं, सीएसआर से पैसा लेती हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज से पैसा लेती हैं। कई बार इंटरनेट के थ्रू पैसा जुटाती हैं और जो भी ज़रूरतमंद हैं, जिनके इलाज नहीं हो सकता, संभव नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, उनके लिए फ़ंड इकट्ठा करती हैं। दूसरा क्या काम करती हैं, आप ट्राइबल एरियाज में जाइए, गाँव में जाइए, पूर्वांचल के भी इलाके में चले जाइए, बहुत अंडर डेवलप्ड रीजन में चले जाइए, लोग हेल्थ और न्यूट्रिशन नहीं है उनके पास, कुपोषण से ग्रसित हैं, उनको सेंसिटाइज करते हैं, उनको अवेयर करते हैं, उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ये एनजीओज। और एक एनजीओ इसमें है जिसका काम देखा मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, डॉक्टर्स फॉर यू। ये एनजीओ लोगों के कुपोषण के लिए, लोगों के हेल्थ और वेलबींग के लिए लोगों को अवेयर करता है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करता है। ब्रिजिंग गैप्स इन प्राइमरी हेल्थ केयर। आपको पता है गाँव में, सुदूर गाँव में प्राइमरी हेल्थ केयर में एक एनम बैठी रहती है, ना दवा होता है ना इलाज होता है। ऐसे एनजीओज कैंप लगाते हैं, उनकी आई साइट चेक करते हैं, उनके कानों चेक करते हैं, बुजुर्ग लोगों के हेल्थ और वेलबींग को देखते हैं कि भाई कितना सक्षम है वो, उनको कुछ ना कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। डिजास्टर के समय में आपने कोविड-19 जो पैंडेमिक था उसमें आपने देखा ही किस तरीके से एनजीओज ने रिस्पॉन्ड किया। एडवोकेसी फॉर हेल्थ केयर एंड पॉलिसी, हेल्थ केयर पॉलिसी एंड एक्सेस। आपको पता होगा कि क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछ चुका है कि एनजीओज किस तरीके से पॉलिसी मेकिंग में, नीति निर्माण प्रक्रिया में एनजीओज की, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका की विवेचना की। ये 2022 का सवाल है। तो एनजीओज क्या करती हैं, ठीक से पॉलिसी बन सके, इंक्लूसिव पॉलिसी बन सके, प्रोग्रेसिव यूजफुल पॉलिसी बन सके, टाइम के हिसाब से पॉलिसी बन सके, गवर्नमेंट को इसके लिए न सिर्फ आह्वान करती हैं, कई बार आंदोलन करती हैं, कई बार इंस्पायर भी करती हैं। तो एनजीओज जो हैं हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने का काम करते हैं, उनको एक मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य को एक मौलिक अधिकार के रूप में पेश करते हैं और पॉलिसी मेकर से कहते हैं कि भाई ज़्यादा फंड एलोकेट करो, ज़्यादा बेहतर पैसा एलोकेट करो। और आपको पता होगा 2017 की जो पॉलिसी है, हेल्थ, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ये कहती है कि हेल्थ के सेक्टर में 2.5% हम खर्च करेंगे। अनफॉर्चुनेटली 1.5% तक ही पहुंच पाया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लगभग 8 साल हो गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया। कुछ और आर्गूमेंट हैं, जैसे कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इनिशिएटिव चलाते हैं, लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। ब्रिजिंग अर्बन रूरल हेल्थ केयर डिवाइड। जितने भी हमारे बड़े शहर हैं, मेगा शहर हैं, सेकेंडरी और टर्सरी सिटीज़ हैं, वहाँ पे ही अधिकतर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस कंसंट्रेटेड हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मेगा हॉस्पिटल फैसिलिटीज़, अधिकतर डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट सब वहीं पे कंसंट्रेटेड हैं। भारत का गाँव जो लगभग 60% कंट्रीब्यूट करता है पॉपुलेशन में, वहाँ पे अब भी
हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ना के बराबर है। एक सांप भी काट लेता है तो लोगों की मौत हो जाती है, पहुँच नहीं पाते हो हॉस्पिटल। तो वहाँ पे एनजीओज़ क्या करती हैं, हेल्थ कैंप लगाते हैं, मोबाइल हेल्थ वैन लेके जाते हैं जिसमें कुछ किट्स होते हैं, जिसमें कुछ मेडिसिन्स होती हैं, जाँच के उपकरण होते हैं, आउटरीच कार्यक्रम करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों तक ढेर सारे डॉक्टर्स इसमें मदद करते हैं। आपको मैंने बताया था कि जब मैं एथिक्स पढ़ाऊँगा तब उसमें इस तरीके से पब्लिक सर्विस करने वाले बहुत सारे लोगों की एग्जाम्पल दूंगा, स्पेशली उन लोगों के जो पद्मश्री वगैरह अवार्ड पा चुके हैं। आज के कई साल पहले तक, कुछ साल पहले तक पद्मश्री वगैरह पॉलिटिकल अवार्ड हुआ करता था, लेकिन इस गवर्नमेंट की इस बात की तारीफ़ करनी पड़ेगी कि उसने पद्मश्री अवार्ड, पद्म अवार्ड कुछ लोगों को उनको भी दिए हैं जो बहुत शानदार काम कर रहे थे, लेकिन उनका रिकॉग्निशन समाज में नहीं हो पा रहा था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हेल्थ केयर सेक्टर में भी ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सर्विसेज सेल्फलेस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके भी एग्जाम्पल्स आप लिखिए। अब कुछ और एग्जाम्पल हैं जो आप कोट कर दीजिएगा अगर कुछ नया याद आया तो। अगला है एनजीओज महिला सशक्तिकरण में, विमेन एम्पावरमेंट में कैसे मदद करते हैं। अब देखिए, जैसे हमने हेल्थ और एजुकेशन में पढ़ा, महिलाओं के सशक्तिकरण में किस तरह की मदद करते हैं। अभी तो ठीक है, महिलाएं काफ़ी एजुकेटेड हो गई हैं, काफ़ी सेंसिटाइज्ड हैं, लेकिन कुछ साल पहले तक एजुकेशन का भी, अवेयरनेस का भी उनमें वो अभाव था, उनमें वो समावेश नहीं हो पाया था। तो उनका कहीं ना कहीं एडल्ट लिटरेसी, आपको पता होगा BTMT का कार्यक्रम चालू हुआ था यूपी में, एडल्ट एजुकेशन का, प्रौढ़ शिक्षा का भी कार्यक्रम चालू हुआ था। ऐसी कार्यक्रम एनजीओज की मदद से सरकार संचालित करती थी। गर्ल्स एजुकेशन को, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, जो फीमेल फर्टिसाइड है वो ना हो उसके लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए ऐसी संस्थाएं काम करती थी। उन्हीं में एक संस्था है प्रथम जो ये सारे काम करती है। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, यानी कि महिलाएं कढ़ाई बुनाई कर सकें, कुछ जो घरेलू उद्योग है उनको भी चला सकें, विमेन का एम्पावरमेंट हो, इसके लिए सेवा जैसे संस्थान काम करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन 1-2 साल हुआ है, एला भट्ट का निधन हुआ है, इनका एग्जाम्पल आप डाल सकते हो। हेल्थ और अवेयरनेस के लिए भी एक स्वस्थ इंडिया फाउंडेशन करके एनजीओ है जो अच्छा काम कर रहा है। स्पेशली हाइजीन महिलाएं कैसे मेंटेन कर सकती हैं, क्योंकि सर्विक्स जैसे कैंसर के पीछे 2-3 कारण हैं, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा कारण है ह्यूमन पैप्लोमा वायरस है। ह्यूमन पैप्लोमा जो वायरस है वो पैप्लोमा वायरस से होता है, जिसका एक प्रमुख कारण बहुत कम एज में रिप्रोडक्टिव जो एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व हो जाना, हाइजीन का अभाव होना। तो ये एनजीओज कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के लिए, मासिक धर्म की हाइजीन वगैरह को लेकर के भी कहीं ना कहीं सेंसिटाइज करती हैं, स्पेशली स्लम एरियाज में, गाँव में। लीगल एड एंड राइट अवेयरनेस, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कानूनी सलाह, कानूनी मदद नहीं मिल पाती है, उनके डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, उनके डाउरी रिलेटेड वायलेंस होते हैं, वर्क प्लेस पे उनके शोषण होते हैं। मजलिस लीगल सेंटर इन सब तरीके की महिलाओं को हेल्प करती है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड लीडरशिप, हंगर प्रोजेक्ट जैसे संस्थान, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में महिलाओं का पार्टिसिपेशन कैसे बढ़े, लोकल गवर्नेंस को कैसे प्रमोट किया जाए, इसके लिए भी वो कहीं ना कहीं मदद कर रही हैं। और इतना मुझे लग रहा है पर्याप्त। अगर महिलाएं किस तरीके से एम्पावर्ड हो रही हैं, महिलाओं का किस तरीके से एनजीओज मदद कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की दिशा में एनजीओज किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन आता है, चूँकि गाँव पे क्वेश्चन आ चुका है, एनवायरनमेंट पे क्वेश्चन आ चुका है, हेल्थ पे क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको आप कर सकते हैं। अगला है रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर। गाँव में ग्रामीण विकास और एग्रीकल्चर सेक्टर में एनजीओज के रोल को देखते हैं। पहला, कैपेसिटी बिल्डिंग, इसका हिंदी जो है वो नीचे लिख दिया है, इसके नीचे नहीं आ पाया, थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, इसी से देख लो। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड फार्मर ट्रेनिंग, आपको पता है कि गांव में किसानों के पास स्मार्टफोन तो आ गया है, इंटरनेट तो आ गया है, लेकिन मैंने आपको अभी इसके पहले कौन सा टॉपिक था, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज इंटरवेंशन वाला जो टॉपिक था शायद, उसमें मैंने पढ़ाया था कि सिर्फ 12% ऐसे लोग हैं गाँव में, किसानों में, जो स्मार्टफोन का यूज करना जानते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए। एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो मौसम की भविष्यवाणी हो, ये सब चीज़ें किसान 12% तक ही यूज कर पा रहे हैं, यानी 100 में से सिर्फ 12 किसानों को ही ये सब आता है। उनकी लिटरेसी नहीं है इस कदर की कि उनको पता हो। तो ये एनजीओ जो हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। उस एनजीओ का नाम है प्रदान, मतलब देने वाला, दाता। स्पेशली झारखंड वगैरह में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए इन्वॉल्व हैं। आपको एक पता होगा, मुझे मैं तो महाराष्ट्र में रहता हूँ, मुझे पता है, लेकिन आपको ज़्यादा पता होगा
कि डॉक्टर वंदना शिवा काफ़ी फेमस हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए यहाँ पे, और नेचुरल फार्मिंग वगैरह को भी काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है महाराष्ट्र में। पालेकर करके एक बंधु हैं, तो पालेकर ने नेचुरल फार्मिंग को काफ़ी बढ़ावा दिया। ये बात अलग है, नेचुरल फार्मिंग अमीर लोगों का है, जिनके पास बहुत एकड़ ज़मीन है उनके लिए तो ठीक है। जिनके पास ज़मीनें कम हैं या पूरा भारत अगर ये सब करने लगेगा तो कोलैप्स हो जाएगा, फूड सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। श्रीलंका ने ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरे राष्ट्र में लागू कर दिया, इसकी वजह से श्रीलंका की इकोनॉमी कोलैप्स हुई ऐसा माना जाता है। तो ये ठीक है, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो इन्होंने एक नवधान्य करके एक जो इनिशिएटिव चालू किया है डॉक्टर वंदना शिवा ने, और ये काफ़ी फेमस है एक्चुअली, तो इनका आप एग्जाम्पल प्लीज़ डाल दीजिएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ये किसानों का न सिर्फ कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, बल्कि केमिकल फ्री फार्मिंग कैसे किया जा सकता है इसके लिए वो ढेर सारे एनकरेजमेंट के लिए सेमिनार्स, ढेर सारे प्रमोशन करते रहते हैं, तो आप इनका एग्जाम्पल डाल सकते हैं आप। माइक्रो फाइनेंस एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप, आपको पता है माइक्रो फाइनेंस वगैरह पे सवाल आ चुका है। एनजीओ जो करते हैं वो कई बार एक संस्था बना करके या कई बार गाँव में संस्था बनाने के लिए लोगों को प्रमोट करते हैं और कहते हैं कि आपस में ही आप एक दूसरे को क्रेडिट फैसिलिटी अपने कंट्रीब्यूशन के माध्यम से प्रोवाइड करो, जिसकी वजह से अगर कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदना है, कहीं पे कोऑपरेटिव फार्मिंग करनी है या कोई मार्केटिंग के लिए कोई पैसा चाहिए, तो सब आप आपस में जुटा सको। तो ये स्मॉल लोन और फाइनेंशियल लिटरेसी को भी बढ़ावा देते हैं। ठीक है, एक BAIF फाउंडेशन है जो वाटर कंजर्वेशन के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, मार्केट लिंकेजेस के लिए ये एनजीओ काम कर रहा है, डिजिटल ग्रीन करके। पॉलिसी एडवोकेसी और रूरल राइट्स, यानी कि अच्छी नीतियाँ बने, किसानों के हित में नीतियाँ बने, गाँव के हित में नीतियाँ बने, ग्रामीण विकास के लिए नीतियाँ बने, इसके लिए भी कुछ एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिसमें मजदूर किसान शक्ति संगठन है, जिसने एक बड़ा रोल निभाया था राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI एक्ट को लाने के लिए। उसमें यूपीए की गवर्नमेंट थी, उसने कहीं ना कहीं इस बात को माना और RTI लेकर के आई। वही है क्षमता निर्माण, जैविक खेती, माइक्रो फाइनेंस, जलग्रहण, बाजार से जुड़ा उचित मूल्य, नीतिगत समर्थन, गाँव में आधारभूत सेवाएं, ये सब है। ठीक है, अब बाकी कुछ एनजीओज हैं जिनको आप कोट कर दीजिएगा, जनरली बहुत फेमस हैं इसलिए मैंने इसको लास्ट में उठा के डाल दिया। अब एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्यावरण के लिए भी एनजीओज काफ़ी काम कर रही हैं। आपको पता है ग्रीन पीस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इन सब के ऊपर काफ़ी आरोप लगा था कि पैसा लेकर के ये कुर्नलकुलम जैसे प्रोजेक्ट का विरोध कर रही हैं। तो एनजीओज पे जो एक आरोप लगा, इसकी वजह से ऐसे एनजीओज बदनाम हो गए, लेकिन सभी एनजीओज पैसा लेकर के इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। बहुत सारे एनजीओज हैं जो वाकई में पर्यावरण संरक्षण, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ रेजिलियंस डेवलप करने के लिए, लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी कहीं ना कहीं शामिल होते हैं। मेधा पाटेकर जैसे जो एक समाज और प्रकृति की रक्षा के लिए जिन्होंने आंदोलन चलाया, उनको पॉलिटिसाइज किया गया। लेकिन मैं मानता हूँ कि बाद में मेधा पाटेकर का पॉलिटिसाइजेशन हो गया उनकी कुछ एक्टिविटीज़ से, उनके कुछ बयानों की वजह से। लेकिन फिर भी सिविल सोसाइटी में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फिर अधिकारों के हक के लिए लड़ाई करने के लिए जो भी आंदोलन चल रहे हैं, उनको बहुत गौर से गवर्नमेंट को ऑब्जर्व करना चाहिए। ब्लैंकेट बैन या किसी भी तरीके से ब्लैंकेट इंटरनेशनल किसी को ठहरा देने से ठीक से समाज, वाइब्रेंट तरीके से समाज डेवलप नहीं हो पाएगा। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या करते हैं एनजीओज? अवेयरनेस और एजुकेशन चलाते हैं, जागरूकता फैलाते हैं कि भाई नदी में बहुत ज़्यादा सैंड माइनिंग मत करो, जंगल बहुत ज़्यादा मत काटो, डिफॉरेस्टेशन मत करो, फॉरेस्ट लैंड को आप डाइवर्ट मत करो, जो भी प्रोजेक्ट है उनका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कर लो, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कर लो। इस तरीके से अंधाधुंध विकास ठीक नहीं है, इसके लिए वो ढेर सारे कार्यक्रम करते हैं। उसी में से एक संस्था है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, CSC, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। तो ये कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन, वाटर कंजर्वेशन पर जन जागरूकता के लिए काफ़ी काम करता है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जनता को आह्वान करता है कि वो शामिल हों और जो पर्यावरण है उसकी संरक्षण करें। आपको पता है बिश्नोई समाज का जो ये है क्या नाम, जो बहुत पूछते हैं सलमान खान ने किसको मारा था, कौन सा जानवर था वो? तो बिश्नोई ब्लैक बक सर। हाँ, तो ब्लैक बक वगैरह की काफ़ी धार्मिक वजहों से, सांस्कृतिक वजहों से काफ़ी मान्यता है उनकी। तो ऐसे ढेर सारे संगठन ऐसे हैं जो धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर भी ग्रुपिंग का निर्माण करते हैं और उसको प्रोटेक्ट और उसको कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। राजस्थान में तरुण भारत संघ ने किस तरीके से राजस्थान में दोबारा पारंपरिक जो वाटर कंजर्वेशन का मॉडल है उसको हम रिवाइव कर सकें, उसके लिए काम कर रहा है। मैंने बार बार आपको कहा है कि एक बहुत पतली सी किताब है, किसी दिन मेरे पास रखा हुआ, मैं स्कैन करके डाल देता हूँ ग्रुप में, आप लोग तो ऐसे पढ़ोगे नहीं। बहुत पतली सी किताब है, लेकिन दुनिया भर की लगभग सभी भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है। अनुपम मिश्रा ने लिखा है आज भी खड़े हैं तालाब। वो दिखाता है किस तरीके से पारंपरिक भारत में
भारत में, पुराने भारत में, प्राचीन भारत में पारंपरिक तरीके से वाटर कंजर्वेशन होता था। राजस्थान में या सूखे वाले इलाकों में कभी पानी की क्राइसिस फेस नहीं होती थी, जबकि आज आधुनिक भारत में जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है, बारिश बरसात बहुत ज़्यादा होती है, पूर्वांचल जैसे इलाकों में भी वाटर क्राइसिस देखने को मिलती है। ये आयरनी ही है हमारे डेवलपमेंटल मॉडल की, हमारे पॉलिसी मेकर्स की, और कहीं न कहीं हमारे लिविंग स्टाइल की, जिसकी वजह से पर्यावरण और वाटर कंजर्वेशन अस्त व्यस्त हो चुका है। तो राजस्थान में पुराने मेथड को रिवाइव करने के लिए तरुण भारत संघ काम कर रहा है। पारंपरिक जल संचयन प्रणाली, पॉलिसी एडवोकेसी जो ऊपर बताया है वही यहाँ भी है, दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। रिसर्च और डेटा कलेक्शन में भी इनका योगदान है। टेरी आपको पता ही होगा, कहाँ गया टेरी, टेरी नीचे दिया हुआ है। लीगल इंटरवेंशन, लीगल इंटरवेंशन मतलब एमसी मेहता का केस पता है? एमसी मेहता का केस जो हुआ था जिसमें एब्सोल्यूट लायबिलिटी फिक्स की थी सुप्रीम कोर्ट ने, कहीं ना कहीं ढेर सारे एनजीओज ने पीआईएल जब दाखिल किया, कहा कि बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी, तब सुप्रीम कोर्ट ने उस पीआईएल पर जजमेंट दिया था। एमसी मेहता का जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट है, बार बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है इस पर, कि एनजीओ वगैरह की सपोर्ट से ही संभव हो पाया था। तो पर्यावरण की रक्षा के लिए लीगल इंटरवेंशन सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करना या फिर इसके लिए सरकार पर दबाव डालना भी एनजीओज करते हैं। रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जैसे नदियाँ सूख गई हैं, जैसे कि नदियों में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वहाँ पर बहुत अच्छे से रिसर्च करना, उन रिसर्च को गवर्नमेंट के सामने लाना, गवर्नमेंट से एक्शन लेने के लिए आह्वान करना। ऐसे भी कुछ इंस्टीट्यूट हैं जैसे कि टेरी, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, एक प्रकार का एनजीओ ही है जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, तो ये भी आपको पता ही होगा। बाकी ये उदाहरण सब है, देख लीजिए। अब पारंपरिक सार्वजनिक सेवा वितरण में एनजीओ और नागरिक समाज की भूमिका, यानी किस तरीके से सर्विसेज को पहुंचाती हैं, डिलीवर करती हैं एनजीओज, उसमें कैसी भूमिका निभा सकती हैं। बस सिर्फ मैं आपको हेडिंग बता दूंगा, क्योंकि ऊपर हमने अलग अलग सेक्टर में बहुत अच्छे से समझाया है, इसलिए इसको डीप में नहीं बताने वाला हूँ। इनोवेशन और अडेप्टेबिलिटी, यानी नवाचार लेकर के आती हैं और समाज के हिसाब से, लैंड के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से वो सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करने के लिए कोशिश करती हैं। CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे पैसे लेकर के, चैरिटी वगैरह लेकर के ये सब काम करती हैं। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, कई बार ऐसा होता है कि स्थानीय जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं सरकारों में, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं गवर्नेंस के प्रोसेस में, मेन स्ट्रीम में, खुद को बहुत ही हाशिए पर पड़ा हुआ समझते हैं। नक्सलाइट जैसे लोग, एरियाज उनका एक्सप्लॉइट करते, उस जगह पर एनजीओ जाते हैं और उनको कहीं ना कहीं शामिल करते हैं और एक कंस्ट्रक्टिव और एक क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करके फिर जो गवर्नेंस है उसको बेहतर बनाने के लिए कोशिश करते हैं। एडुकेसी एंड पॉलिसी इन्फ्लुएंस आपको बता ही दिया है मैंने, जहाँ पे सर्विंग द अनसर्व्ड, लिफ्टिंग द अनलिफ्टेड, इस तरीके से जो एरियाज हैं वहाँ पे भी अलग अलग सेक्टर में उनको हेल्प करते हैं। अब जो असली खेल होने वाला है एनजीओज को लेकर के, जो सवाल पूछे जाने वाले हैं वो है एनजीओज को क्या चुनौतियाँ हैं, उनको क्या चैलेंजेज हैं, नंबर 1। नंबर 2, भारत में एनजीओज को रेगुलेट करने के लिए कौन से महत्वपूर्ण कानून हैं। नंबर 3, FCRA 2020 अमेंडमेंट क्या है, इससे की क्या चुनौतियाँ हैं एनजीओज के लिए, और आगे आने वाले समय में एनजीओज को किस तरीके से काम करना चाहिए जिससे कि और बेहतर नेशनल डेवलपमेंट में, नेशनल पॉलिसीज़ में, नेशनल मेकिंग, नेशन मेकिंग में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएँ। तो सबसे पहले हम आइए देखते हैं एनजीओज को चैलेंजेस क्या है। ठीक है, एनजीओज को चैलेंजेस के लिए हम 2-3 पॉइंट बताते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज एनजीओ के सामने है वो एनजीओ खुद है। एनजीओ की क्रेडिबिलिटी, एनजीओ की विश्वसनीयता, एनजीओ की फंक्शनिंग, उनकी ओपेकनेस, अपारदर्शिता जिस तरीके से रही है कि समाज में उनके प्रति लोगों का विश्वास कम हो रहा है। अगर आप बता दो कि मैं एनजीओ में काम करता हूँ तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा, मैं वकील हूँ, आपको सम्मान कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने जिस तरीके की एक्टिविटीज़ की हैं, जिस तरीके के क्रियाकलाप किए हैं, समाज में लोगों का ट्रस्ट कमज़ोर हुआ है, एनफोर्समेंट एजेंसीज के रडार पर रहते हैं। आइए देखते हैं। पहला, फंडिंग इशू। अगर हम FCRA की बात ना भी करें, सामाजिक परसेप्शन की बात ना भी करें, तो भी एनजीओज को बहुत ज़्यादा फंडिंग क्राइसिस देखनी पड़ती है। कुछ बड़े एनजीओज हैं जो अधिकतर पैसा हड़प लेते हैं, जैसे कि 55,000 करोड़ रुपए आपने देखा 3 सालों में मिला है एनजीओज को। इन 55,000 करोड़ में आपने देखा होगा 16,000 करोड़ रुपए सिर्फ कुछ 3-4 हज़ार एनजीओज को ही मिला है। यानी 3-4 हज़ार एनजीओ, टोटल कितने, 33 लाख एनजीओज में से 3-4 हज़ार एनजीओज हैं जो 1/3 पैसा पाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, बड़ी मछली सबको निगल जा रही है। ठीक है, तो फंडिंग क्राइसिस। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। आपको पता है कि 33 लाख एनजीओज में से सिर्फ 10% ने ही अपने फाइनेंशियल डिटेल्स भरे हैं, गवर्नमेंट को सबमिट किया है। रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस, इस तरीके की अपारदर्शिता, इस तरीके की जो प्रोपेगेंडा
का काम करते थे एनजीओज, गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ के नाम पर इन एनजीओज को और सख्त किया और टाइट किया। सबसे पहले टाइट किया 1976 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने, उसके बाद 2010 में यूपीए की गवर्नमेंट ने, उसके बाद 2020 में एनडीए की गवर्नमेंट ने। इन तीनों के बारे में थोड़ा हम शॉर्ट में बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अभी एनजीओज को किस प्रकार की तकलीफ होती है। ह्यूमन रिसोर्स, एनजीओ में कौन लोग काम करते हैं। अधिकतर जो उनके वॉलंटियर्स होते हैं वो काम करते हैं, या फिर कई बार उनके एम्प्लॉइज होते हैं जो पेड होते हैं, लेकिन वो जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको सैलरी इतनी कम होती है। मैं कितने लोगों से मिला हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि भैया एनजीओ में जहाँ आप काम करते हो कैसे काम करते हो, क्या आपका मोटो है, क्या आप एनजीओ की उस एक्टिविटी के साथ अलाइन करते हो, क्या आप एक्चुअली में पैशनेट हो वहाँ पे काम करने के लिए। उनका जवाब होता है नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति में मुझे यहाँ पे काम करना पड़ा। 15,000 20,000 25,000 रुपये में काम करते हैं बेचारे। उनकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है, उनकी कोई कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होती, उनके खुद भीतर खुद भी उस पर्पज के लिए पैशन नहीं होता, जिसकी वजह से भी अच्छे ह्यूमन रिसोर्स, अच्छे काबिल लोग नहीं आ पाते हैं। एक एग्जांपल आप इसी से देखिए कि मुझे अच्छे फैकल्टीज़ की, अच्छे टीचर की ज़रूरत है, इतनी कोशिश कर रहे हैं, आप यकीन कीजिए हमारे 2-3 लोग लगे हुए हैं लगातार ये पता करने में कि कुछ अच्छे टीचर्स जिन्होंने आईएएस की परीक्षा में कई बार बहुत रेयर मार्क्स रह गया, कहीं पढ़ा रहे हैं, अलग अलग कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, या फिर कुछ एकेडमिक काम कर रहे हैं, या अपना रिसर्च कर रहे हैं, किस तरीके से हमसे जुड़ें ताकि हम कंटेंट को और एनरिच बना पाएँ इसी दिशा में। जैसे विजय सर हैं, अब विजय सर एक्चुअली में बहुत अच्छे स्कॉलर हैं और उन्होंने कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया भी है, उनका परफॉर्मेंस भी यूपीएससी में अच्छा रहा है। अब दिक्कत इस बात की है कि हम उनको पैसे नहीं दे सकते। तो ऐसे एनजीओज की भी प्रॉब्लम है कि अगर आप अच्छे लोगों को लाना चाहेंगे जो क्रिटिकली सोच सकते हैं, नेशन बिल्डिंग में हेल्प कर सकते हैं, तो आप पैसे नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास रिसोर्स नहीं है। और जिसके पास रिसोर्स नहीं उसके पास ह्यूमन रिसोर्स भी नहीं आ पाता है, क्योंकि ये वर्चुअस साइकिल है। जिसके पास रिसोर्स है वो अच्छी ह्यूमन रिसोर्स ला सकते हैं। ये बात अलग है कि कई ढेर सारे इंस्टीट्यूट जिनके पास पैसे हैं वो भी अच्छी ह्यूमन रिसोर्स नहीं लाते हैं, नहीं ला पाते हैं ड्यू टू देयर ओन रीजन्स। बट ये चैलेंजेज यहाँ भी आपको देखने को मिलता है। लिमिटेड लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, हाँ कई बार क्या होता है कि बैन लग जाता है, ब्यूरोक्रेट्स परमिशन नहीं देते हैं, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज होता है, उसके लिए भी ये लोग कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते। भारत में एनजीओ को रेगुलेट करने के लिए कानून कौन कौन से हैं। एक तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट अंग्रेजों के ज़माने में बनाया गया था कि किसी भी तरीके से समाज में जो कुछ भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अगर उसको लेकर के कोई संस्था बनानी है तो आप इसके अंडर बना सकते हैं वो संस्था, और कुछ कुछ रेगुलेशन वगैरह, कुछ कुछ विनियमन वगैरह इस कानून के माध्यम से होता रहता है। इंडियन ट्रस्ट एक्ट, कंपनी एक्ट 2013, इसके तहत अगर आप सोशल सर्विस कर रहे हैं तो रजिस्टर कर सकते हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, 1976, 2020 के बारे में लास्ट में बात करेंगे, उसके पहले बात कर लेते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। कोई भी संस्था अगर खुद को कहती है कि मैं एनजीओ हूँ, और अगर वो खुद को एनजीओ कहती है तो उसका जो इनकम है, उसके जो पैसे रिसीव होते हैं वो टैक्स फ्री होते हैं। लेकिन वो टैक्स फ्री तभी होंगे जब आप जो भी आपको इनकम मिल रहा है, जो भी आपको रेवेन्यू मिल रहा है, रेवेन्यू नहीं कहेंगे, जो भी आपको रिसिप्ट मिल रहा है, जो टर्म इनकम टैक्स एक्ट में इस्तेमाल किया गया, जो रिसिप्ट मिल रहा है वो रिसिप्ट वेहमेंटली, मोस्टली और सिग्निफिकेंटली उसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है जिस पर्पज़ के लिए आपने एनजीओ एस्टेब्लिश किया है। अगर ऐसा नहीं है तो वो आपका जो इनकम है, वो आपका जो रिसिप्ट है वो टैक्सेबल हो सकता है। तो इनकम टैक्स एक्ट में 1961 में सेक्शंस हैं 80G, 12A, 12A, जिनके अंतर्गत बताया गया है कि कौन सी एक्टिविटीज़, किस तरह की एक्टिविटीज़ जिससे आप जुड़े हुए हैं और कितना खर्चा परमिसिबल है जिससे आपको टैक्स में राहत मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, 80G के तहत आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। उस सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि आप एक एनजीओ हैं, आप अपने एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कर सकते हैं जहाँ पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो ये सारे प्रोविज़न हैं जो यहाँ पे उनको आयकर से, इनकम टैक्स से छूट प्रदान करता है अगर आप एनजीओ हैं तो। ठीक है, अब सबसे जो महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा 5 साल से सब कुछ चल रहा है, इस पर सवाल भी पूछा गया है और पूछा जा सकता है, वो है एफसीआरए एक्ट 2020। लेकिन एफसीआरए एक्ट 2020 को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एफसीआरए एक्ट 1976 अमेंडेड इन 2010। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी और वो चाहती थी कि उस समय तक एनजीओ इस तरीके से फॉरेन फंडिंग नहीं हासिल कर पाते थे, इतना पैसा नहीं मिलता था उनको। लेकिन इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट चाहती थी कि गवर्नेंस में हिस्सेदारी तो निभाएं एनजीओज, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी तो निभाएं एनजीओज, सिविल सोसाइटी अपनी भागीदारी को, अपनी भूमिका को निभाएं, लेकिन इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ या पॉलिटिकल जो कनोटेशन उनका है उसे कम कर दें। और
राजनीतिक जो गतिविधियां हैं, जो ढेर सारे एनजीओज करते थे, कई बार उनकी कुछ विचारधारा होती थी, उनकी कुछ राजनीतिक आइडियोलॉजीज होती थी। उस आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए जो भी फॉरेन फंडिंग मिलती थी, विदेशों से पैसा मिलता था, चंदा मिलता था, उसका इस्तेमाल करके उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को, उस पॉलिटिकल नैरेटिव को, उस राजनीतिक प्रोपेगेंडा को प्रमोट करते थे। तो फिर अगर आपको ये करना है तो आप पॉलिटिक्स में आ जाइए, इससे अच्छा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इनको हम थोड़ा सा रेगुलेट करते हैं। तो पहली बार 1976 में रेगुलेशन आया, दूसरी बार 2010 में आया। 2010 में रेगुलेशन इसलिए आया क्योंकि ये देखा गया कि जो एनजीओज हैं, उन एनजीओज को पैसा मिला विदेश से, मान लो एजुकेशन एक्टिविटीज़ के लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, एजुकेशन पे पैसा ना खर्च करके, प्राइमरी एजुकेशन पे पैसा ना खर्च करके, रूरल एजुकेशन पे पैसा ना खर्च करके, उन्होंने क्या किया, कहा कि हमारे पास 100 लोग थे जो एजुकेशन में काम कर रहे थे, एजुकेशन वेलफेयर के लिए काम करना चाह रहे थे, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के लिए काम करना चाह रहे थे, और हमने उनको जो 100 रुपये मिले थे फ़ॉरन से, या जो भी 100 रुपये टोटल जो चंदा मिला था मुझे, उसमें से हमने 80 रुपये इनको सैलरी के रूप में दे दिया। तो गवर्नमेंट ने कहा तुमको पैसा जो भी मिल रहा है, चाहे वो फिर कंपनी से मिल रहा हो, चाहे चैरिटी इंस्टीट्यूशन से मिल रहा हो, चाहे इंडिविजुअल डोनर से मिल रहा हो, चाहे फॉरेन कंट्रीब्यूशन के माध्यम से मिल रहा हो, जो भी पैसा तुमको मिल रहा है, अगर तुम उसका 50 रुपये से ज़्यादा खर्च करोगे, यानी 50% से ज़्यादा खर्च करोगे, तो वो माना नहीं जाएगा। यानी तुम अपने ह्यूमन रिसोर्स पर, अपने एम्प्लॉइज पर, अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर मैक्सिमम 50% तक ही खर्च कर सकते हो, जो भी तुम्हें फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रहा है उसके लिए। तो ये कुछ रेगुलेशन किए गए, लेकिन असली रेगुलेशन तब आया जब 2020 में सरकार को ये पता चला कि कुडनकुलम जैसे प्रोजेक्ट जिसका विरोध किया गया, और उस विरोध को करने वाली जो संस्था थी, ग्रीन पीस इंटरनेशनल जैसी संस्थाएं जो थी, उन्होंने अमेरिका से फंडिंग लिया, और फंडिंग इसलिए लिया ताकि रूस के माध्यम से, रूस की मदद से जो हम कुडनकुलम एटॉमिक रिएक्टर एस्टेब्लिश कर रहे थे उसको रोका जा सके, उसको हॉल्ट किया जा सके, और अमेरिका की जो वेस्टिंग्स करके क्या है वो संस्था, उसको ये ठेका मिले, उसके साथ प्रोजेक्ट किसी भी तरीके से चालू किया जा सके। ऐसे ही और सारी, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, मदर टेरेसा का एनजीओ है, इन पर भी आरोप लगते रहे कि ये कहीं ना कहीं पैसे विदेशों से लेकर के मास कन्वर्जन कराती हैं। तो एफसीआरए 2020 में बहुत व्यापक, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट किए गए। उस अमेंडमेंट के क्या क्या प्रावधान है मैं आपको दिखाता हूँ। पहला प्रावधान है प्रोहिबिशन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ फंड। अगर मान लो कोई एक एनजीओ ए है, उस एनजीओ को 100 रुपये मिले हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि उठा करके किसी दूसरे एनजीओ को पैसा दे दे, ठीक है। तो सारा पैसा अगर इसको दे देगा, मतलब ये है कि ये प्रोपेगेंडा फैला रही है अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स के माध्यम से, और ये मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है, ये आतंकवाद के लिए फंडिंग हो सकती है, ये हवाला कारोबार के लिए फंडिंग हो सकती है। इसलिए इस पैसे को बार बार हम सर्कुलेट नहीं होने देंगे एक लिमिट से ज़्यादा। दूसरा, आधार वगैरह ठीक है, यूटिलाइजेशन ओनली थ्रू डेजिग्नेटेड एफसीआरए अकाउंट। 2020 के अमेंडमेंट में कहा गया कि अगर आप विदेशों से पैसा ले रहे हो तो एफसीआरए कानून के तहत आपको अपना जो अकाउंट है वो सिर्फ एक ही ब्रांच में डालना पड़ेगा, एक ही ब्रांच में खुलवाना पड़ेगा। वो ब्रांच है पार्लियामेंट की जो स्ट्रीट है, पार्लियामेंट स्ट्रीट में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है, उसी में आपको अपने अकाउंट को खुलवाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए ताकि सरकार जब चाहे, जैसे चाहे, फॉरेन कंट्रीब्यूशन प्राप्त करने वाले एनजीओज के रिकॉर्ड की जांच कर सके, उनके ट्रैक कर सके, उनकी हिस्ट्री समझ सके, उनके एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर सके, इंटेल जुटा सके और उन पर एक्शन ले सके या रेगुलेट कर सके। इसलिए सरकार ने सभी एनजीओ जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रहे हैं, उनके अकाउंट को पार्लियामेंट स्ट्रीट न्यू दिल्ली में ही रजिस्टर करने के लिए, ब्रांच ओपन करने के लिए, अकाउंट ओपन करने के लिए कहा। अगला, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस था कि 100 रुपये आपको फॉरेन से मिला, उस 100 रुपये में अभी तक आप 50 रुपये खर्च कर सकते थे अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। अब इसको कम करके 20 रुपये कर दिया गया है, 20% कर दिया गया। अगर आपको 100 रुपये बाहर से मिल रहे हैं विदेशों से, तो अधिकतम आप 20 रुपये ही खर्च कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि द हिंदू ने एक खबर छापा गवर्नमेंट के हवाले से, FCRA amendment in 2020 to discourage NGOs from spending on posh buildings and luxurious vehicles, Ministry of Home Affairs annual report। Ministry of Home Affairs को जो रिकॉर्ड मिला, जो इंक्वायरीज में उनको हाथ लगा डेटा, उससे पता चलता है जितने बड़े बड़े एनजीओज हैं, उनके जो कर्ता धर्ता लोग हैं, उनके डायरेक्टर्स हैं, उनके मेंबर्स हैं, उनके बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े गाड़ियाँ हैं, और वो सारा पैसा जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता है उससे इस्तेमाल करते हैं और दिखाते हैं कि प्रशासनिक खर्चे हो गए, विदेशों में कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं, हवाई ट्रैवल करते हैं और लग्जरी होटल्स में रहते हैं, अपने पर्सनल एसेट डेवलप करते हैं। तो उसको रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस हैं, ह्यूमन रिसोर्स को जो दिया गया पैसा है, उसको मैक्सिमम 20% तक ही उन्होंने कहा कैप कर देंगे। अगला, सस्पेंशन एंड कैंसलेशन ऑफ पावर्स स्टैंडर्ड, यानी कि कोई भी एनजीओ अगर नियमों का उल्लंघन करेगा तो इमीडिएटली उसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा। और पिछले 5 सालों में आपने देखा ही 6600 लाइसेंस कैंसिल किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। अगर कोई संस्था, कोई एनजीओ वॉलंटरी सरेंडर करना चाहे अपने
एनजीओ के रजिस्ट्रेशन को। तो मैं देख रहा था, चूँकि मुझे क्यूरियोसिटी आई कि किसी एनजीओ ने मान लो 1000 करोड़ रुपए का परमानेंट एसेट निर्माण कर लिया है और परमानेंट एसेट निर्माण किया तो कि गवर्नमेंट पूरा ले लेगी वो? नहीं। तो फिर मैंने देखा कि गवर्नमेंट ने कहा है, प्रोविज़न है, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट बता रहा हूँ, आपके मन में सवाल उठ सकता है कि अगर कोई एनजीओ सरेंडर कर दे अपना रजिस्ट्रेशन तो क्या होगा? तो उसका जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला है, एफसीआरए से जो पैसा मिला है, वो सारा पैसा गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी, बाद में उसको डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में लगा देगी। बाकी जो उसके एसेट हैं, बाकी किसी सोर्स से, उसको गवर्नमेंट जब्त नहीं करेगी। अब ये जो एफसीआरए एक्ट है, ये तो है, लेकिन इससे चैलेंज किस तरीके का होगा, इससे किस तरीके की दिक्कतें आएंगी एनजीओज को, वो देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले देखेंगे लाभ क्या होगा। चैलेंजेस देखेंगे बाद में, पहले देखेंगे लाभ क्या होगा। लाभ होगा, पहला लाभ यहाँ देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डेटा सोच नियरली हाफ ऑफ फ्रेश, द हिंदू जैसा लेफ्टिस्ट अखबार भी ये कोट कर रहा है। और मैंने जानबूझ करके, जब भी मुझे देखना हुआ कि एनजीओज के इशू को कहाँ ज़्यादा सर्च करें, मैंने एक्सप्रेस से नहीं, हिंदू पे ज़्यादा रिसर्च किया, क्योंकि हिंदू जो है थोड़ा सा लेफ्टिस्ट है और मुझे लगा कि अगर वो क्रिटिसिज्म करेगा तो ज़्यादा ही वैलिड होगा। तो हिंदू रिपोर्ट कर रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डेटा शो करता है कि नियरली हाफ ऑफ फ्रेश एफसीआरए रजिस्ट्रेशन अंडर द रिलीजियस कैटेगरी आर फॉर क्रिश्चियन एनजीओज। यानी कि अगर 100 एनजीओ जब रजिस्टर कर रहे हैं एफसीआरए के अंडर, तो उसमें से 50 एनजीओ जैसे हैं जो धार्मिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। और गवर्नमेंट को लगा कि मदर टेरेसा जैसे इंस्टीट्यूट जैसे एनजीओज बड़ी संख्या में मास कन्वर्जन करा रहे हैं वेलफेयर की आड़ में। तो ये हो रहा था देश में। अब एनजीओज एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में कम शामिल होंगी या उन पे कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस रहेगा। जिस पर्पज़ के लिए पैसा मिला है, जिस पर्पज़ के लिए फंडिंग मिली है, उसी पर खर्च किया जाएगा। ऐसा नहीं कि पैसा मिला है स्कूल के लिए और आपने खर्च कर दिया मेंबर्स को सैलरी देने के नाम पे। ट्रांसपेरेंसी अब ज़्यादा, पारदर्शिता ज़्यादा इंश्योर हो पाएगी। इसका ट्रांसलेशन कर देंगे जल्दी में था। राजनीतिक गतिविधियों पर नियंत्रण हो पाएगा। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे। पता लगा कि आपने एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पैसा ले लिया और किसी क्या नाम उसका, जिसको फांसी दी गई थी यार, वो मुंबई बम ब्लास्ट में शामिल था, कौन सा मेनन था? हाँ, याकूब मेनन। तो ऐसे टेररिस्ट की फांसी वगैरह की जब सज़ा होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, आंदोलन करते हैं ह्यूमन राइट के नाम पे। तो ऐसी जो संस्थाएं हैं, ऐसी जो एनजीओज हैं, उनके पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको कहीं ना कहीं चेक किया जाएगा, उन पर नियंत्रण लाया जाएगा। समाज में विभाजन, एथनिसिटी, रिलीजन और कास्ट के नाम पे उस पर थोड़ा सा कंट्रोल होगा। धर्म परिवर्तन रुकेगा, रुक नहीं रहा, बात अलग है। अर्बन नक्सल एक टर्म मैंने जानबूझ करके डाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने जो एक्ट पास किया, अर्बन नक्सल एक्ट पास किया, कहीं ना कहीं उसके पीछे कहा जा रहा है कि कुछ एनजीओज पैसे लेकर के जानबूझ करके प्रोपेगेंडा फैला रही हैं, लिटरेचर फैला रही हैं, प्रमोट कर रही हैं हैट्रेड, सोसाइटी में डिविजन्स। तो अर्बन नक्सल जैसे एक्टिविटीज़ भी हो रहा है। आप लिखिएगा, जम के लिखिएगा की टर्म, कोई दिक्कत नहीं है। आतंकवाद, ऐसा माना जाता है कि जो आतंकवादी हैं, जो टेररिस्ट फंडिंग है नॉर्मल रूट के जरिए जब नहीं हो पाती है, तो जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, उसके पहले एक इंस्टीट्यूट, एक आतंकवादी संस्था थी भारत में जिसका नाम था सिमी, जो बैन कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2009-10 में, उसके आसपास, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। वो जो सिमी था, वो भटकल वगैरह जो कर्नाटक केरला के उधर जो एरियाज हैं, उनमें उसका ज़्यादा बोलबाला था। सिमी क्या करता था, अच्छे खासे पढ़े लिखे नौजवानों को भर्ती करता था सऊदी अरब वगैरह से। वहाबी जो नेशनलिज्म, वहाबी जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है, वहाबिज्म है, उसमें आस्था रखने वाले लोगों से फंडिंग लेता था और उस फंडिंग का इस्तेमाल भारत में रेडिकलाइजेशन के लिए, मुस्लिम जो स्टूडेंट्स हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं, उनके ब्रेन वॉश करने के लिए इस्तेमाल करता था। और बाद में जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज उस पीरियड में हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं सिमी का हाथ था, गवर्नमेंट को उसको बैन करना पड़ा। तो आतंकवाद में भी इससे कमी आएगी। हवाला के जरिए जो मनी लॉन्ड्रिंग होता था या जो टेररिस्ट के लिए, टेररिज्म के लिए फंडिंग होती थी, उसको भी रोका जा सकेगा। तो ये सब हैं एफसीआरए 2020 का जो अमेंडमेंट एक्ट है, उसके होने वाले संभावित फ़ायदे। ठीक है, लेकिन इसके नुकसान भी हैं, इसके चैलेंजेस भी हैं जो हमें देखना पड़ेगा। इसीलिए चैलेंजेस या चुनौतियों का हमने सेपरेट डायमेंशन क्रिएट किया है। क्या चैलेंजेस होगा? पहला जो प्रोविजन था उसी में से निकाल लेते हैं चैलेंजेस, फिर आपको लिखा हुआ है उसको भी दिखाएंगे। देखिए चैलेंजेस क्या होगा। आपने कहा कि कोई एनजीओ ए है तो अपना पैसा बी को आसानी से ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। तो आप बताओ मुझे कि भारत में अधिकतर जो पैसा है, 1/3 से ज़्यादा पैसा कुछ ही 100 एनजीओज को मिल रहा है। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन फंडिंग अधिकतर उन्हीं एनजीओज को मिलता है जो बहुत बड़े होते हैं, जो बहुत लार्ज होते हैं, बहुत पॉपुलर होते हैं। जैसे कि कैलाश सत्यार्थी की बचपन बचाओ है। अधिकतर पैसा जो मिलेगा फॉरेन से, जब भी कोई चाइल्ड केयर की बात होगी, जब भी कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ लड़ाई की बात होगी, तो किसको मिलेगा? कैलाश सत्यार्थी की एनजीओ बचपन बचाओ को मिलेगा।
लेकिन उसका क्या कि कल को मैं मान लो एनजीओ खोल दूँ कि बच्चों के वेलफेयर के लिए एक्चुअली में काम करना है, उनके ट्रैफिकिंग को रोकना है, मुझे कोई पैसा नहीं देगा, मुझे कोई जानता भी नहीं है, कितना मुश्किल से मुझे मेहनत करना पड़ेगा फंडिंग लेने के लिए। तो मैं क्या कहूँगा, कैलाश सत्यार्थी के पास जाऊँगा, बोलूँगा भाई पैसे दे दो, थोड़ा-सा आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, फॉरेन फंडिंग मिल रहा है, आपको नोबेल-वोबेल मिल चुका है, तो कुछ पैसे हमें भी दे दो। तो कैलाश सत्यार्थी हमें थोड़े पैसे दे देंगे कि आप भी चलो हमारे साथ कुछ काम करो वेलफेयर के लिए। लेकिन अब ये एफसीआरए कहता है आप ट्रांसफ़र ही नहीं कर पाओगे पैसे ईज़िली एक लिमिट के बाद। तो फिर कैसे मिलेंगे छोटे-छोटे एनजीओज़ को पैसे? कैसे काम करेंगे वो सिग्निफिकेंटली? सिविक सोसाइटी अगर कोई चेंज लाना चाहेगी, सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करना चाहेगी तो कैसे करेगी? तो दिस इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ 2020 एफसीआरए अमेंडमेंट एक्ट। दूसरा, आपने कहा कि पार्लियामेंट्री स्ट्रीट में जो एसबीआई का अकाउंट है, अब खाली वहीं पे आप अपना ब्रांच ओपन कर सकते हैं अगर आपको फॉरेन फंडिंग लेनी है तो। तो मान लो कोई नागालैंड का बंदा है, कोई मणिपुर का बंदा है, कोई अंडमान निकोबार में चला रहा है अपना एनजीओ छोटा-सा और उसको कुछ पैसे 10-20 लाख रुपए मिल जा रहे हैं फॉरेन से, तो फिर वो कैसे करेगा? बार-बार दिल्ली आएगा छोटे-छोटे काम के लिए, छोटे-छोटे इंक्वायरीज़ के लिए, छोटे-छोटे इन्वेस्टिगेशन के लिए, सबमिशन के लिए, दिल्ली में आएगा, मुश्किल होगा उसके लिए। तो ये वाक़ई में टफ़ है। थर्ड, आप कह रहे हैं सिर्फ़ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पर, सैलरी वगैरह पर 15% ही आप खर्च कर सकते हैं। कोई संस्था है मान लो, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ करती है, इनविजिबल गैप को बिल्ड करने के लिए, को फिल करने के लिए रूरल एरियाज़ में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है। जैसे पीआईजी करके कौन सी ऐसी संस्था थी, मैंने आपको दिखाया था, एथिक्स में पढ़ाएंगे भी। ऐसी कोई संस्था है जो बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाती है, कोचिंग देती है, ट्यूशन देती है। उसको अच्छे टीचर रखने पड़ेंगे, अच्छे टीचर रखने पड़ेंगे तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी। अगर उसको फॉरेन से 100 रुपये मिलेंगे तो 100 रुपये में हो सकता है 90 रुपये अपने टीचर्स को सैलरी देने में ही चला जाए। तो फिर आप कह रहे हैं सिर्फ 20% ही, 20 रुपये ही सैलरी दे सकते हो। फिर तो 20 रुपये सैलरी देगी तो कोई टीचर काम नहीं करेगा, कम टीचर रखने पड़ेंगे फिर तो कभी भी वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के तौर पे एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के लिए वो एनजीओ काम ही नहीं कर पाएगा। तो दिस इज द another criticism of this provision of FCRA amended in 2020. Next, सस्पेंशन एंड कैंसिलेशन पावर स्ट्रेंथेंड। आपको पता है कि जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, सारे नहीं लेकिन अधिकतर ब्यूरोक्रेट की प्रॉब्लम कैसी होती है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी, उनके अपने कम एक्सपीरियंसेस, अखबार भी पढ़ना छोड़ देते हैं, बैठे रहते हैं ठंडे कमरों में दिल्ली में। उनका मन आया कि चलो ठीक है ये एनजीओ अच्छा काम नहीं कर रहे, आइडियोलॉजी से जो भी वॉट एवर दे आर इंस्पायर्ड, कैंसिल कर दिया लाइसेंस ही, या सस्पेंड कर दिया, या रिन्यू ही नहीं किया। फिर क्या करोगे? आप भटकते रहो। कौन अकाउंटेबिलिटी ठहराएगा? और ठहराएगा भी तो कब ठहराएगा, है ना? ये सब है। और क्या चैलेंजेस हैं? हिंदू कह रहा है कि भाई, हिंदू तो वैसे भी रोता रहता है, लेकिन फिर भी इसकी बात तो कुछ हद तक ठीक है कि एफसीआरए विल वर्चुअली मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर एनजीओज टू फंक्शन। कि इस तरीके का जो कानून है वो एनजीओज को पैसा इकट्ठा करने, उनको खर्च करने के लिए बहुत मुश्किल कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने सब ग्रांटिंग यानी कि दूसरों छोटे-छोटे एनजीओज को पैसे देने के लिए मना कर दिया है। दिल्ली में ही आपको ब्रांच ओपन करने बताया, कैप लगा दिया 20% का। आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने हैं, सबमिट करने हैं, तब आपका एफसीआरए के तहत रजिस्ट्रेशन हो पाएगा और हर 5 साल में उनको रिन्यू करना पड़ेगा। जब भी चाहो सस्पेंड कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। एमनेस्टी तो खैर बदमाश थी वैसे, लेकिन फिर भी बहुत सारे हैं जो जेन्युइन भी होते हैं, कई बार उनको दिक्कत होती है। श्रिंकिंग स्पेस फॉर सिविल सोसाइटी एंड एडवोकेसी वर्क। कोई सिविल सोसाइटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहे कि थोड़ा सा हम एक्टिविटी करें, समाज में कुछ अच्छा करें, तो उसके लिए भी इंस्पिरेशन खत्म हो जाएगा। उसके लिए भी कहीं ना कहीं काफ़ी रेगुलेटरी। अच्छा, एक चीज़ उन्होंने और भी किया है एफसीआरए में ही, मैं देख रहा था कि पहले क्या था कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो किसी भी प्रकार के फॉरेन कंट्रीब्यूशन एफसीआरए के तहत कोई कंट्रीब्यूशन इस तरह से नहीं ले सकते थे, सरकार को बताना पड़ता था। अभी उन्होंने क्या किया, उस टर्म को रिप्लेस करके पब्लिक सर्वेंट कर दिया है। अब कोई एमपी है, एमएलए है, सरकार से किसी भी तरह से जुड़ा है, पॉलिसी से, सैलरी से, किसी भी तरीके से गवर्नमेंट से जुड़ा है, वो एफसीआरए में पैसा नहीं ले सकता। ठीक है, ठीक है भैया। सरकारी दखल बहुत बढ़ जाएगा। वाइब्रेंट समाज, लिख के आना। अभिव्यक्ति की आज़ादी, आदमी अब कमी आएगी। प्रशासनिक नेचर वाले एनजीओज को अब खर्च करने में कठिनाई आएगी, दूर दराज वाले एनजीओज को भी दिक्कत होने वाली है। अब ये सब जो हमने चर्चा की, ज़रा इंडिपेंडेंट सोचो, एकेडमिकली सोचो कि सरकार कह रही है कि मैं खुद भी मानता हूँ कि एनजीओ बहुत फ्रॉड करते हैं, बहुत बदमाश होते हैं, बस कुछ नहीं तो एनजीओ बना लो। ठीक है, अब मुझे भी कई बार लगता है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, सारे एनजीओ जैसे नहीं होते। जैसे ग्रेजुएशन के दौरान, छोटा था मैं, अपने टीनेज में था, मुझे लगा कि एजुकेशन को लेकर दिक्कत है, तो मैं और अब मेरे कुछ साथी मिल करके उन्होंने कहा कि हम
एक स्कूल था वहाँ बगल में प्राइमरी का, हमने कहा उनको मैथमेटिक्स सिखाएंगे, उनको हम साइंस सिखाएंगे, जो भी एक्स्ट्रा टाइम होगा स्कूल के बाद में बच्चे रुक सकते हैं तो हम 1 घंटे उनको पढ़ाएंगे। पढ़ाने में मेरा इंटरेस्ट था, मेरे कुछ दोस्तों का भी इंटरेस्ट था, तो हम लोग करते थे ऐसा। और एक एनजीओ मतलब रजिस्टर तो नहीं कराया था, लेकिन हमने एक संस्था का नाम दिया था, उसमें लोग वॉलंटरी अपना कंट्रीब्यूशन करते थे, कुछ हम साफ सफाई भी करते थे एनवायरनमेंट को लेकर के। तो सारे एनजीओज खराब नहीं होते हैं, लेकिन एनजीओज में अधिकतर लोगों ने 33 लाख अगर एनजीओज हैं भारत में, कितने ऐसे एनजीओज हैं जो एक्चुअली में काम करते हैं ज़मीन पर, तो दिक्कतें तो हैं। लेकिन अगर इसका हम एक काउंटर आर्गूमेंट हम ड्रॉ करने की कोशिश करें कि सरकार कहती है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में एनजीओज इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए हम उनको या तो बैन कर देंगे या फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने से मना कर देंगे। तो आप बताइए कि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मैकेनिज्म, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे जो तरीके थे जिसके माध्यम से फॉरेन कंपनीज जो भारत में काम कर रही हैं वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को चंदा दे सकती थी, एक हिसाब से अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल पार्टी ले रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने, उसके सहारे, और उसमें भी कुछ इंक्वायरी नहीं हो रही थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन किया। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज फॉरेन फंडिंग इनडायरेक्टली ले रही थी तो एनजीओज क्यों नहीं ले सकती? एक। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज भी तो पॉलिटिकल एक्टिविटी करती हैं ना, मीडिया वाले भी तो पॉलिटिकल एजेंडा अपना फैलाते ही फैलाते हैं, तो फिर ये एनजीओज क्यों नहीं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से प्रमोशन प्रोपगेशन कर सकती हैं? दुनिया भर में भारत में सबसे ज़्यादा रेगुलेशन, सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस एनजीओज के खिलाफ लिए जा रहे हैं, तो इनका क्या? दूसरा ये कि न्यूज़पेपर हैं, टेलीविजन्स हैं, अगर वहाँ पर एक आर्गूमेंट दिया जाता है कि अलग अलग न्यूज़पेपर्स, अलग अलग टेलीविजन्स का अमेरिका वगैरह में, इंडिया में भी अलग अलग आइडियोलॉजी है। जैसे मान लो एक पर्टिकुलर टीवी चैनल, नाम लेने की ज़रूरत नहीं, मान लो वो टेलीविजन चैनल किसी एक पार्टी की बहुत ज़्यादा आलोचना करता है, तो दूसरा टेलीविजन है उसी पार्टी की तारीफ भी तो करता है। राज्यसभा टीवी की आप 10 साल पुराने की आप एपिसोड उठा करके देखिए, 2014-15 में या उसके पहले, तो भारतीय जनता पार्टी, एनडीए या ऐसी आइडियोलॉजी पे जम करके आरिफा खानम सिरानी जैसे वहाँ पे एंकर हुआ करती थी, जम करके क्रिटिसाइज करती थी। आज वो क्रिटिसिज्म नहीं देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो कांग्रेस थी उन्होंने ऐसे लोगों को भर के रखा था राज्यसभा में, टेलीविजन पे, लोकसभा टेलीविजन पे, जो उनकी तारीफ करे, उनकी आइडियोलॉजी की तारीफ करे, विपक्ष की तारीफ ना करे। तो जब भी गवर्नमेंट आती है उसकी आइडियोलॉजी के हिसाब से ढेर सारे टीवी चैनल्स, ढेर सारे अखबार अपनी आइडियोलॉजी को शिफ्ट कर लेते हैं। उसका काउंटर भी होता है, दूसरे अखबार, दूसरे टेलीविजन दूसरे पार्टी की आइडियोलॉजी को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो एनजीओज भी तो ऐसा कर सकते हैं। एक एनजीओ किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पे काम कर रहा है, दूसरा दूसरे पे काम कर सकता है, तो फिर आप ब्लैंकेट बैन क्यों लगा रहे हैं? डेमोक्रेटिकली क्यों नहीं उनको बढ़ने दे रहे हैं? ये भी एक आर्गूमेंट हो सकता है। आर्गूमेंट करने को बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जब भी निबंध आ जाए या जब भी कोई जीएस में क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास थोड़े से रेजर शार्प आर्गूमेंट हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वे फॉरवर्ड क्या है? वही वे फॉरवर्ड है। एक तो भाई एनजीओज को ना, बाकी तो ठीक है, उस पर डिस्प्यूट हो सकता है। ट्रांसपेरेंसी एक ऐसी चीज़ है, कहते हैं ना सनरेज इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। अगर एनजीओज खुद ट्रांसपेरेंट होती, उनकी एक्टिविटीज संदेह से परे होती, कहा जाता है कि सीजर की पत्नी का चरित्र संदेह से परे होना चाहिए, जूलियस सीजर में लिखते हैं विलियम शेक्सपियर। तो अगर जूलियस सीजर की पत्नी का चरित्र संदेह से परे होना चाहिए, अगर वो कहावत मान लिया जाए, इसको एंटी फीमेल वाला, एंटी फेमिनिन आइडियोलॉजी पे मत लेना, तो एनजीओज को अगर ट्रांसपेरेंसी वो बरतते तो निश्चित तौर पर एफसीआरए जैसे टाइटन रूल, अमेंडेड रूल लाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ट्रांसपेरेंसी उनको लानी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल लाना पड़ेगा। दूसरा, ये इंश्योर करना पड़ेगा कि सिविक सोसाइटी की एक्टिविटीज, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वाइब्रेंट सोसाइटी, डेवलपमेंट वर्सेस नेशनल इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी में बैलेंस कैसे इस्टेब्लिश हो सकता है। तो गवर्नमेंट को रेगुलेशन करना है, लेकिन इतना नहीं कि ये सब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, सिविक सोसाइटी की एक्टिविटीज़ पूरी तरीके से दब के रह जाएं। थर्ड, जो एनजीओज हैं, सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि आपने रेगुलेशन कर दिया, बैन कर दिया, ठीक है, लेकिन जो एनजीओ एफसीआरए से, फॉरेन कंट्रीब्यूशन से पैसा नहीं लेते, कोई बात नहीं है। बहुत सारे एनजीओज हैं, लाखों एनजीओज हैं जो फॉरेन से पैसा लेते ही नहीं, भारत में ही रहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पैसा लेते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेते हैं, सरकार से पैसा लेते हैं, वो काम करते हैं। तो उनके लिए भी आप ट्रांसपेरेंसी के लिए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, अच्छे ह्यूमन रिसोर्स के लिए आप उनके लिए प्रावधान कीजिए, उनको कहीं ना कहीं आप हेल्प कीजिए। जरूरी थोड़ा है जो फॉरेन से पैसा लेते हैं सिर्फ उन्हीं पे आपका टारगेट है। बहुत सारे लाखों एनजीओ हैं जो भारत में रह के भारत में काम करते हैं, भारत के लिए काम करते हैं, कोई इंटरनेशनल एक्टिविटीज नहीं करते, उनका लेना देना ही नहीं किसी से। उनको आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो भी तो आपको देखना पड़ेगा। और अगर कुछ एनजीओ जैसे हैं जो नहीं मान रहे हैं, कन्वर्जन, हेट्रेड, डिवीजन, इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो क्रैकडाउन कीजिए उनके खिलाफ, ताकि इस तरीके का जो परसेप्शन है वो डेवलप ना हो। फाइनेंशियल मैकेनिज्म, एनजीओ दर्पण जैसी पहल काफ़ी अच्छी है, नीति आयोग के जो ऊपर आपको दिखाई है मैंने, ऐसे कुछ और आप प्रोग्राम चलाइए।
इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क और कोलेब्रेशन को मजबूत कीजिए। CSR वगैरह की जो फंडिंग उसका सही उपयोग हो उसके लिए भी आप मॉनिटरिंग कीजिए। पब्लिक एंगेजमेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाइए। पॉलिसी एडवोकेसी और लेजिस्लेटिव इन्वॉल्वमेंट, जैसे आपको पता होगा PRS करके एक संस्था है, तो ADR जैसी संस्था है, तो ऐसी संस्थाओं को बढ़ावा दो। वो रिसर्च करते हैं, गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में मदद करते हैं, उनका गाइडेंस करते हैं, तो उनको आप बढ़ावा दीजिए। ठीक है, तो ये था इट्स ऑल अबाउट। कंक्लूजन नहीं लिख पाया, इसमें दे देता हूँ मैं एमेंड करके, एडिट करके। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप आता है। आई थिंक ऑलरेडी इट्स टू लेट, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में आपको दे देता हूँ रिकॉर्ड करके। ठीक है, चलेगा? चालेल।